So hello everyone. So today we are here with the analysis of section A for the 2024-25 sample paper which is released by the board for applied maths class 12th. तो ऑफिशियल पेपर है ये जो बोर्ड ने रिलीज किया है। हम एक एक करके सारे सेक्शंस का एनालिसिस कर रहे हैं, डीप एनालिसिस कि कौन से यूनिट से आया है, कैसे उसका मार्किंग स्कीम है, कौन से सब टॉपिक से आया है, किस चीज़ पे बेस्ड है, कि रिमेंबरिंग है, फॉर्मूला बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग है, एवरीथिंग। सो वी आर ऑलरेडी डन विद सेक्शन बी, आप लोगों ने वो देखा होगा जो 2 मार्कर्स थे। आज हम लेके आए हैं सेक्शन ए जिसमें एमसीक्यूज हैं। जो सेक्शन हमारा 20 मार्क्स का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसमें अगर आप फुल स्कोर करें तो द बेस्ट है, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा और आप 100 तो इजीली ला सकते हैं फिर। सो इट हैज़ 18 एमसीक्यूज एंड 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक चाहिए आपको बस, एंड यू विल गेट द आंसर। तो एप्लीकेशन एरिया बाउंड अंडर द कर्व्स, उस टॉपिक से ये लिया गया है। सो एरिया अंडर द कर्व्स, right? So now let's start with this. So it is given that it's a parabola, correct? So y is equal to root x. अगर आप इसको लिखें तो ये y is equal square is equal to x भी बन सकता है, which is a parabolic equation. x एक्सिस और x is equal to 1 and x is equal to 4. तो अभी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि स्टेप मार्किंग नहीं है। अदरवाइज इफ आई ड्रॉ द फिगर फॉर दिस, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का कर्व ऐसे होता है पैराबोला। तो हमें जो एरिया निकालना है वो निकालना है x इज इक्वल टू 1 की लाइन, x इज इक्वल टू 4 की लाइन एंड x एक्सिस। तो हमें सिर्फ ये एरिया चाहिए, पूरा एरिया नहीं चाहिए हमको नीचे का। तो x एक्सिस x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। तो जो हमने शेड किया है रीजन वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। तो वी कैन यूज इंटीग्रेशन। तो हमारी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, 1 to 4, करेक्ट। इसमें हम एक स्ट्रिप लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप। सो कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है, 1 से लेकर 4 तक। और हमारे पास y क्या है, रूट एक्स डी एक्स। एज यू ऑल नो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, y डी एक्स ए टू बी, ये हमारा एरिया होता है अंडर द कर्व, करेक्ट। ए इज इक्वल टू दिस, करेक्ट। तो स्ट्रिप हमने जो ली है उसका थिकनेस dx लिया जाता है और ये हो गया हमारा y एक्सिस पे कर्व के अकॉर्डिंग जो y की वैल्यू आएगी। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया अंडर द कर्व्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। सो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 और हमारी लिमिट्स हैं 1 to 4। सो लेट्स डू इट। सो x रेज टू 3/2, ये 2/3 हो जाएगा। हमारी लिमिट्स हैं 1 से लेकर 4 तक। 2/3 तो कांस्टेंट है, उसमें कोई लिमिट नहीं आएगी। सो 4 रेज टू 3/2 माइनस 1, 1 raised to anything is 1. So now 2 upon 3, 4 raised to 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 square into 3/2 minus 1. So which is 2/3, 8 minus 1. So which is nothing but 14/3 square units, which is C option, correct, right? So that gives you 1 mark complete. No step marking in this because it's an MCQ 0 or 1. कुछ भी आपको हाफ नहीं मिलेगा। तो ये जो वर्किंग हमने किया है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको डायरेक्ट करना है, आप करिए, शॉर्टकट लेना है लीजिए, बट दिस इज द प्रॉपर मेथड इफ इट कम्स फॉर 2 मार्क्स। नाउ सैम्पलिंग विच इज़ अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं, वो आपको कितना डीप नॉलेज है टर्म्स का। सो सैम्पलिंग विच प्रोवाइड्स फॉर अ नॉन ज़ीरो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो उस सैम्पलिंग को आप क्या बोलते हैं, उस सैम्पलिंग को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स की, आपके पास कोई भी बायस नहीं है, आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी जो है वो सबकी जो है एनीथिंग कैन बी चीज इन, जो नॉन जीरो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है, कुछ भी बायस नहीं है आपके पास। बाकी सारे क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव, कोटा, इन सब में क्या होता है, ये सब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब आपके पास कन्वीनियंस है तो आप बराबर वाले एरिया में चले गए सैम्पलिंग के लिए, करेक्ट। आपने दूर के एरियाज छोड़ दिए तो उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कन्वीनियंस में जो आपके पास में लोग रह रहे हैं। पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या होता है, एक पर्पस से कर रहे हैं कि चलिए हम यहाँ पे चले जाते हैं, ये पर्पस आपका फुलफिल हो रहा है तो आप वहाँ चले गए, सिर्फ कि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं इस टाइप के तो आपने वहाँ से सैम्पलिंग कर लिया। कोटा सैम्पलिंग में भी भैया आप किसी को रिजर्व कोटा दे रहे हो कि यस, तो फिर यू विल गो एंड टेक द सैम्पल फ्रॉम देयर। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज अ
non-zero equal chance of selection. So A option is correct. So it is from inferential statistics. Now this is the question which is from economic applications. So we have to just check which statement is correct out of the four. तो हमें cost function दिया गया है, so which of the following is correct. So if you see marginal cost के लिए हमें चेक करना है, तो पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि marginal cost कैसे निकालते हैं. So cost function से marginal cost कैसे निकाला जाता है. We know that the derivative of cost function is marginal cost with respect to commodity, of course. So let's find the derivative of this. So x cube का derivative 3x square, x square का 2x, 2x का 2. So x square minus 2x plus 2. अभी हमने बोला इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. तो वो हमसे पूछ रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट कब इंक्रीज और डिक्रीज होता है. तो हमें मार्जिनल कॉस्ट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है. और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर dy बाई डी एक्स लेस देन ज़ीरो है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है. सो वो कॉन्सेप्ट अब हमें यहाँ लगाना है. तो उसके लिए हम पहले मार्जिनल कॉस्ट का भी डेरिवेटिव निकालेंगे. हमें कॉस्ट फंक्शन नहीं चेक करना था, हमें मार्जिनल कॉस्ट का चेक करना है किसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है. तो मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x माइनस 2. अब आप चेक करिए कि ये कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है. तो पहले तो हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं बाई इक्वेटिंग टू जीरो. सो 2x माइनस 2 इज जीरो, सो x इज 1. करेक्ट. अब 1 से अगर ज़्यादा होगा तो ये हमारा वैल्यूज देखिए क्या आ रहा है. इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 तो mc डैश इज ग्रेटर देन 0 इफ x is greater than 1, or mc dash will be less than 0 if x is less than 1. This is what the criteria is showing to us. Okay, now let's go for this. So marginal cost decreases from 0 to 1 and then increases. Just check. Decreasing का condition होता है less than 0 और increasing का होता है greater. Yes, this condition is fulfilled here. Check करिए एक बार और. Marginal cost decreases from 0 to 1. अगर 1 से कम है तो function decreasing है. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना. देखिए दोनों सेम है. लेस देन 1 में इट इज़ लेस देन 0 तो इट इज़ डिक्रीजिंग. ग्रेटर देन 1 में इट इज़ ग्रेटर देन 0 सो इट्स इंक्रीजिंग. अब ये कैसे आया है, जस्ट पुट सम वैल्यू, थिंक इन योर माइंड एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1, 2, 3, 4. तो हमारे सारे पॉजिटिव आंसर्स आ रहे हैं तो इट इज़ ग्रेटर देन 0. थिंक ऑफ एनी वैल्यू इन योर माइंड इट इज़ लेस देन 1. 0 पुट करिए, -1 पुट, कमोडिटी चलिए नेगेटिव नहीं होगा. पुट एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1. 0.5 पुट करिए तो नेगेटिव आंसर आएगा. 0.2 पुट करिए नेगेटिव आएगा. सो 0 पुट करिए नेगेटिव आएगा. सो दैट शोज दिस. सो दिस इज ए ऑप्शन. बाकी सारे ऑप्शन हम रिजेक्ट करते हैं. नाउ फोर्थ, दिस इज अगेन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैक्सिमा मिनिमा. स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमारे कवर किए गए हैं एमसीक्यूज में. इफ़ यू विल जस्ट चेक द एनालिसिस, डीप एनालिसिस अगर आप करेंगे तो प्रिपेयर योर सेल्फ वेल. Now we have to find absolute minimum value. Now absolute word is very important here. This is a function given to you. तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना पड़ेगा. करेक्ट. दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट. और हमें ये इंटरवल भी दिया है. तो एब्सोल्यूट के लिए इंटरवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट. 4x का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x. सो 4 माइनस एक्स. क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला जाता है, बाई पुटिंग द डेरिवेटिव टू इक्वल टू 0. सो 4 माइनस एक्स इज 0. सो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 4. तो ये आपका एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया जिसको आप पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए चेक कर सकते हैं. राइट. सो लेट्स चेक इफ इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा. हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लेते हैं. सो -1 विच इज लेस देन 0. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स. तो हमारे पास ये आ जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. अब देखिए मिनिमा का तो पॉइंट ही नहीं है. तो अब आप क्या करेंगे, अभी ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन गया. सो नाउ द इंटरवल पॉइंट्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट. हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, पॉइंट भी नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए. तो वी विल फाइंड द वैल्यू एट 3 पॉइंट्स, द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल एंड द क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट तो हमें पता है मैक्सिमा का है तो ऑफकोर्स उस पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी. तो आप नहीं भी सॉल्व करेंगे तो चलेगा. But for minima, we will check these two values directly. We will not check whether they are the point of minima or not. We will simply find the value by substituting in the function. तो फंक्शन में डाल के आप चेक करिए तीनों पॉइंट्स पे किस पे सबसे कम वैल्यू आ रही है.
और जिस पे सबसे कम वैल्यू आएगी वो आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी. So let's put f of minus 2. So 4 into minus 2 minus minus 2 square upon 2, which gives you minus 8 minus 2, that is minus 10. 9 by 2 पुट कर लेते हैं. So 4 into 9 by 2 minus 9 by 2 whole square upon 2, right? अभी आप इसको कैलकुलेट करेंगे. So this will give you 18, 81 upon 8, which will be something equal to 4, 144 minus 81 upon 8, which is greater than 0. Of course, no need to calculate. F4P हमें पता है greater ही आएगा. 16 minus 8, that is 8. सबसे कम वैल्यू किस पे आ रहा है हमारा? f of minus 2, that is minus 10. तो आपको ज़्यादा सॉल्विंग की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स एन MCQ. बस आपको ये देखना है कोई वैल्यू हमारी माइनस 10 से कम आ रही है क्या, पॉजिटिव आ रही है. नो नीड टू फाइंड इट, जस्ट लीव योर आंसर देयर. तो एब्सोल्यूट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको एंड पॉइंट्स पे भी चेक करना है वैल्यू को. तो वो भी काउंट होंगे फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स. ओके, अलॉन्ग विद द क्रिटिकल पॉइंट्स. Now let's move on to the next. Now for the purpose of t-test of significance, a random sample size of 2025. So your n is 2025. From the population is chosen. You have to find the degree of freedom. Degree of freedom का students बहुत simple formula होता है and that is n minus 1. n minus 1, simple. Correct? So the answer is 2024 because 2025 minus 1 is 2024. Simple, within a second solving question. The easiest question of the MCQs. So simple inferential statistics में है remembering the concept, right? So आपको एक simple formula याद करना था and then you can easily do this. Now let's move on to the next. This is based on LPP. It's a very interesting question. आपको concepts को थोड़ा सा ध्यान में रखना है. So LPP पे based है. आपको इसमें इनइक्वालिटीज के बेसिस पे ग्राफ दिया हुआ है. तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी में बी रिमूव. ये 3 दी गई हैं. आप इसमें से किसको हटा दें सो दैट योर फिजिबल रीजन, ये आपका फिजिबल रीजन इफ यू सी, राइट, जो सब में कॉमन है. फिजिबल रीजन कौन सा होता है? सॉल्यूशन रीजन, जो सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने वाला रीजन है, उनका कॉमन रीजन है. सो दिस इज योर फिजिबल रीजन दैट वी कैन सी. अब आपको बताना है हम कौन सी इनइक्वालिटी को रिमूव करें कि अवर रीजन विल नॉट चेंज. तो हमारा रीजन देखिए x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से ये ऊपर का रीजन आ रहा है. ओके, y इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से हमारा ऊपर का रीजन आ रहा है, राइट, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट वी आर गेटिंग. एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 से हमारा ये रीजन आ रहा है. अब कौन सी इनइक्वालिटी हम हटा दें तीनों में से कि हमारा रीजन सेम रहे. सो इफ यू रिमूव y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो नीचे का रीजन भी काउंट हो जाएगा. इफ यू रिमूव x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो पूरा हमारा रीजन चेंज हो जाएगा. सो वी कैन इजीली रिमूव x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का रीजन. वाई? अगर हम इसको रिमूव भी कर दें, हटा दीजिए आप, हम इसका रीजन काउंट ही नहीं कर रहे, तो भी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 से हमें सेम रीजन मिलता है. तो वो यही बोल रहा है हम कौन सी इनइक्वालिटी हटा दें तीनों में से कोई भी एक या दो कि हमारा रीजन सेम रहेगा. सो इट्स ओनली द वन इनइक्वालिटी दैट इज x प्लस 2y ग्रेटर देन 3 विच कैन बी रिमूव्ड एंड विच विल कीप योर रीजन सेम. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. कुछ सॉल्व नहीं करना है, बहुत ईजी MCQs दी हैं बोर्ड ने, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए उसके लिए, right? Let's move on to the next, which is based on probability. So a player rolls one fair die shows an odd number, player wins the value that appears on the die, else he loses half the value that appears on it. So अभी अगर हम die का केस कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स, तो कितने नंबर्स होते हैं उसमें? 1 2 3 4 5 6 and you very well know which is an odd number and which is an even number out of these 6. So if odd number appears, the player wins the value that is equal to the one appears on the die. So अगर हम बात करें कि how much money he wins, अगर 1 आएगा तो 1 रुपी विन करेगा, 3 आएगा तो 3, 5 आएगा तो 5 because they are odd numbers. Loses half the value that appears on it. अगर odd नहीं आएगा तो even आएगा, तो वो लूज कर रहा है हाफ ऑफ द वैल्यू दैट अपीयर. सो 1 का हाफ, 2 का हाफ कितना होता है? 1. माइनस क्यों लिया फिर हमने? बिकॉज ही इज लूजिंग. लूजिंग ऑलवेज गोज फॉर माइनस साइन. 4 का हाफ 2, सो -2, और 6 का हाफ 3, दैट इज -3 हो जाएगा.
नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड गेन. एक्सपेक्टेड गेन होता है हमारा सिग्मा पी आई एक्स आई. Okay, or XIPI. Now we have to find the probability of each. And as you know, in a die to get 1, 2, 3, 4, 5, 6, or to lose or gain money for each outcome will remain the same. 1 by 6. Equally likely outcomes है सब. कुछ भी आ सकता है और कुछ भी फिर गेन और लूज हो सकता है. Now we have to multiply these and add them. सबको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, हमें ऐड करना है. ओके, लेट्स डू इट. सो 1 into 1 by 6 minus 1 into 1 by 6, 3 into 1 by 6, minus 2 into 1 by 6, 5 into 1 by 6 and minus 3 into 1 by 6. सब आपने मल्टीप्लाई कर लिया. अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इतना सारा कैलकुलेशन करना है? नो नो नो, सब बहुत कैंसिल होगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स हैं. These two cancels out, these two cancel out, so only these two are left. 6 is the LCM, so 3 by 6, so which is the answer? 1 by 2. So that is it. C option is correct. Right? So let's move on to the next. The original cost of the machine is given 12 lakh rupees. Scrap value of the machine after 3 years is given 3 lakh rupees. We have to find the book value of the machine at the end of 2 years. Okay, so let's find it. So for that, depreciation का हमारा formula क्या होता है? Original cost minus scrap value upon the total number of years. करेक्ट. तो कितने ईयर्स के लिए है? 3. ओरिजिनल कॉस्ट कितना है हमारा? 12 लैक्स. आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स इफ यू नो द आंसर बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज it comes for 2 marks and for those who are a little bit confused with this. So 12 lakh minus 3 lakh is 9 lakhs. तो हर ईयर में आपकी वैल्यू कितने से डिक्रीज हो रही है? 3 लाख से. अब आप बताइए 2 साल के बाद आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 लाख चल रहा है आपका, हर साल 3 लाख से डिक्रीज हो रही है. So what will be the value at the end of 2 years? End means 2 साल का depreciation लगेगा. So at the end of 2 years, 12 lakh minus 6 lakh. क्योंकि हर साल 3 लाख डिक्रीज होगी. So at the end it remains 6 lakh. So which is your option? C. Right? So that is what we can do for. Now let's move on to the next. A fish jumps out of water surface and follows a parabolic path. अब आपको लगेगा क्या क्वेश्चन है ये? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. Easy again. The fish reaches the highest height at 3,1. The slope of the path of the fish at 3,1 is बहुत सिंपल क्वेश्चन है. स्लोप आप कैसे शो करेंगे? स्लोप इज dy by dx. किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? dy by dx होता है. यू नो दैट. करेक्ट. सो अगर इसका स्लोप dy by dx है, लेट्स फाइंड दिस स्लोप. सो 6x का डिफरेंशिएशन 6, 2x का डिफरेंस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2. सो नाउ 6 minus 2x, दैट इज योर dy by dx. इसमें लिखा है इट इज रीचिंग द हाईएस्ट हाइट एट 3,1 और उसी पे हमें स्लोप निकालना है. सो dy by dx एट x इज इक्वल टू 3 आप कैलकुलेट करेंगे बिकॉज 3,1 है, y तो है ही नहीं, सो वी कांट यूज द वैल्यू. सो 6 minus 6, दैट इज 0. इज दैट द आंसर? यस, बिल्कुल है वो आंसर. और स्लोप 0 है, इसका मतलब वो लाइन क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज योर स्लोप इज 0. Right? So simple question based on application of derivatives, that is you have to find the slope. Now, in a large consignment of electric bulbs, 5% of the batch of batteries are defective and rest are non-defective, of course. और आपके पास sample है 80 का. Okay, so you have to find the variance of the number of defectives. Variance का formula आप सबको पता है, formula based है, simple question, binomial distribution का question है. So variance क्या होता है? NPQ. Now what is N? N is total number, that is आपका sample size. Then what is P? Probability of success.
व्हाट इज क्यू? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। करेक्ट। अब यहाँ पे सक्सेस क्या है? डिफेक्टिव बल्ब्स। So what is the probability of defective bulbs? 5%. That is 5 upon 100. That is 1 upon 20. So what is the Q value? And we know that Q value is 1 minus P. That is 19 upon 20. And what is your N here? Total size क्या है हमारा? 80. बहुत simple question है again. 80 into 1 by 20 into 19 by 20. चलिए solve कर लेते हैं हम. So 19 by 5, that is B option is correct. अगर डेसिमल में वो ऑप्शंस देंगे तो हम भी डेसिमल में आंसर देंगे, बट नॉट रिक्वायर्ड नाउ, राइट? सो दिस वाज अबाउट प्रोबेबिलिटी. नाउ द फर्स्ट यूनिट. सो करंटली हमारा टाइम हुआ है 6 PM इन 12 आवर्स क्लॉक. ओके, व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 375 आवर्स? तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं किस पे बेस्ड है? कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो पे. न्यूमेरिकल एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है. कॉन्सेप्ट बेस्ड क्या है? इट्स अ प्योर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो. 375 आवर्स का मतलब अगर हम इसको 24 से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास? एक बार चेक कर लेते हैं. राइट, सो 24 135, we get 15 120 and remainder is also 15. So अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्वोशिएंट है 15 and remainder is also 15. So basically 375 module of 24 will be how much? 15. बस इतना ही करना है. अभी हमारे पास देखिए, इसका अगर 24 आवर्स 24 आवर्स 24 आवर्स 15 टाइम्स होगा तो आप वापस 6 PM पे आ गए. अब 15 आवर्स मोर मूव करिए 6 PM से, क्योंकि 15 आवर्स आर लेफ्ट आउट. सो 6 PM प्लस 15 आवर्स कितना हो जाएगा? 9 PM. वेरी गुड. सो दैट्स योर फाइनल आंसर. हो गया क्वेश्चन हमारा. जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, 24 का मॉड्यूलो लीजिए, बिकॉज 24 आवर्स होते हैं दिन में. 12 से करेंगे तो आपको AM PM का कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए 24 से कीजिए तो आप PM से PM में काम करेंगे, AM से AM में काम करेंगे, एंड देन यू कैन गिव योर आंसर. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. The value of 1 upon x for the given value of x belonging to minus 1, 3 minus 0. आप इसको सिंपल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन पे बेस्ड है. आप इसको डेरिवेटिव का क्वेश्चन भी मान सकते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन मान सकते हैं. दैट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट चैप्टर. ओके, सो नाउ एक्स का वैल्यू हमारा बिलोंग कर रहा है -1, 3 -0, मतलब 0 को छोड़कर -1 के 3 के बीच में जो भी वैल्यूज हैं. तो इफ आई रीराइट दिस, -1 to 0 वैल्यूज एंड 0 to 3 वैल्यूज, ये x की वैल्यूज है. अब 1 अपॉन एक्स क्या होता है? रेसिप्रोकल. करेक्ट. सो -1 का से वैल्यूज, -1 से 0 के बीच में, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यूज क्या होंगी हमारी? आप खुद सोचिए. -12. ओके, -12 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -2. -1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -3. तो ऐसे करके अगर आप सोचें तो -1/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -9. सो -1 अपॉन 0.999 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 9. तो ऐसे करके अगर आप सोचें स्टूडेंट्स, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो अगर हमारी वैल्यूज -1 से 0 के बीच में x की वैल्यूज होंगी तो उनके रेसिप्रोकल की वैल्यूज क्या होंगी? -∞ to -1. ये इसके लिए है. अभी हम बात करते हैं 0 से 3 में अगर आप वैल्यूज पुट करें. करेक्ट. तो 1 अगर आपने पुट किया तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 हो गया. फिर 2 पुट किया तो 1/2 हो गया. 3 पुट किया तो 1 हो गया. 0.5 पुट किया तो फिर से 2 हो गया. सो ऐसे करके हमारी वैल्यूज क्या आएंगी? हमारी वैल्यूज कुछ भी आ सकती हैं. आपने अगर 1/13 पुट किया तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा. सो वी कैन गेट ऑल द वैल्यूज. पर सबसे छोटा वैल्यू हमारा क्या बनेगा? 3 सबसे हाईएस्ट है, नियरेस्ट. ओके, 3 इज नॉट इंक्लूडेड. सो 1/3 हमारा उससे सारी वैल्यू उससे बड़ी ही होने वाली है. सो इसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू बनेगा? 1/3 से लेकर इन्फिनिटी तक. राइट, तो ये हमारा हो गया. अब यहाँ पे जब बीच में यूनियन है तो इसमें भी यूनियन आना चाहिए, isn't it? करेक्ट. अब कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? -∞ to -1 एंड देन
1/3 to infinity. Okay, this is slash. Let me put it. Okay, so this is 1/3 to infinity. तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाता है? B option. So minus infinity to minus 1 union 1/3 to infinity. So जहाँ भी आपको 13 दिख रहा है it's all 1/3. Okay. So this is how we solve this question. तो बहुत conceptual based question है. आपको evaluate करना है. थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चलिए कि x और 1/x में क्या रिलेशन है, वो रेसिप्रोकल्स हैं, तो हमारी वैल्यूज पे क्या होगा, छोटी वैल्यूज से बड़ी वैल्यूज मिलेंगी और बड़ी से हमें छोटी वैल्यूज मिलती हैं. सो दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन. नाउ 13th अगेन इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट रिमेंबरिंग द डेफिनेशन. द कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज अटैच टू लॉन्ग टर्म वेरिएशन. लॉन्ग टर्म वेरिएशन कौन से होते हैं? सेक्युलर ट्रेंड. सीजनल है, जल्दी जल्दी रिपीट होगा. आपका आइसक्रीम का सीजन आ गया, आपका कोल्ड कॉफ़ी का सीजन आ गया, आपका हॉट कॉफ़ी का सीजन आ गया, आपका जैसे जैसे सीजन चेंज होंगे तो सीजनल वेरिएशंस है. इरेगुलर वेरिएशंस हैं आपके कि समटाइम्स फ्लड कम्स, अर्थक्वेक कम्स, तो ये आपके इरेगुलर में आ जाता है. साइक्लिक एक 2 साल के बाद हो रहा है रिपीट, 1 ईयर के बाद हो रहा है. सेक्युलर ट्रेंड लॉन्ग टर्म होते हैं, जिसमें आप एक सिंपल सा अगर हम आपको एग्जाम्पल दें, पॉपुलेशन चेंज, देन यू हैव टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तो ये एकदम से नहीं आते, इट कम ऑन एक प्रोवाइड स्पैन. सो लॉन्ग टर्म वेरिएशन में सेक्युलर ट्रेंड्स आते हैं आपके पास. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ 14th, the present value of a sequence of payments of rupees 800 made at the end of every 6 months and continuing forever. Continuing forever मतलब it's a case of perpetuity. फाइनेंशियल मैथ्स का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है. सो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 4%. ओके, सो मनी इज वर्थ पर एनम 4% पर एनम, कंपाउंडेड है आपका सेमी एनुअली. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? आर अपॉन आई. और एंड है इसलिए हम क्या लेंगे? आर अपॉन आई. अदरवाइज बिगनिंग होता तो क्या लेते? आर प्लस आर अपॉन आई. ओके, सो वी हैव अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, परपेचुटी, आप देखिए और आपको समझ में आएगा एंड वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है. सो नाउ आर इज गिवन हियर 800, आई हमें निकालना है. सो 4 है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट सेमी एनुअली है, सो विल डिवाइडेड बाय 200 नॉट 100. ओके, 6 months. सो नाउ this gives you 0.02. If you want to use in fractions you can use. So if I use in fractions 2/100, that makes your calculations quite easier. So this gives you the answer 40,000. So आपके पास कितने रुपीस हो जाएंगे? 40,000. ओके, इफ ओनली एट 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली 800 रुपीज आप जमा कर रहे हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. दिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्सेप्ट. सिंपल कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, थोड़ा सा फिगर आपको नया लगेगा बट वेरी वेरी इजी. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. L1 is the tangent to any curve. ये आपको दिख रहा है टेंजेंट. L2 is a line that connects the point xy to origin. Just remember the concept. Slope of L1. टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy by dx. Very good. This is slope of tangent to the curve at the point x comma y. यही होता है ना. So आपके पास जो to the tangent at point xy on the curve, तो हमारे पास स्लोप हो गया dy by dx. स्लोप ऑफ L2. L2 का स्लोप ये L1 के लिए हो गया, राइट. L2 का स्लोप, L2 के लिए 2 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, तो L2 का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. एक पॉइंट है आपका ओरिजिन, ओरिजिन को क्या लेते हैं हम? 0,0. सो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, और एक पॉइंट है आपका x, y. नाउ व्हाट इज द रिलेशन गिवन विद 2? L1 is 1/3 of L2. So dy by dx is 1/3 of y by x. So what is it? Y upon 3x. Is there any option something? Yes, A. So this is your differential equation. Dy by dx is equal to y upon 3x. Simple question again. Now this is a question which is based on determinants. So आपके पास एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और adjoint of A is 2 times A inverse. You have to find the value of the determinant 3A transpose. Very simple question again. Adjoint of A. अब ये थोड़ा सा समझना कुछ स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो सकता है.
But if I just have a call for recall your A inverse formula. Yes, so let's have a quick recap. As I said, A inverse adjoint of A upon determinant value of A. तो इसी को use करना है हमें simple. So according to this, we can write it as adjoint of A upon 2. अब कंपेयर करिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाता है हमें 2. सिंपल. अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की वो क्या है कि अगर प्रोडक्ट है तो हम इसको इंडिविजुअल कर सकते हैं. करेक्ट. बस उसे हमें यूज़ करना है. अब 3/3 ऑर्डर का है तो अब आप सोचिए हम इसको कैसे लिखेंगे. 3 को जब हम आउटसाइड 3/3 ऑर्डर लेंगे तो कैसे आएगा. सो 3 क्यूब बन जाएगा. क्यूब क्यों? बिकॉज फ्रॉम एवरी रो 3 विल बी टेकन कॉमन. And using the property it can be written as like individual determinants का product. And one more property that we know is determinant of A and its transpose is same. So बस हमें इसी को यूज़ करना है. So 27 into 2 into 2. तो क्या आंसर हो गया आपका? 108. That is option A. डिफ़िकल्ट टू सी वाला क्वेश्चन है कि आपने देखा तो लगा बहुत टफ है, कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं, बट इट्स वेरी इजी टू सॉल्व. एमसीक्यूज आर रियली इजी. नाउ 17th, P matrix is given to you, Q transpose matrix is given to you, which is a transpose of Q, and you have to find P minus Q. So again, this is a question which is based on matrices. So remembering and understanding पे है. पहले हमें ये पता करना है कि Q क्या होगा. तो Q का ट्रांसपोज इज दिस. तो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/3. सो Q का ऑर्डर क्या होगा 3/2. वेरी गुड. सो लेट्स कन्वर्ट इट 3/2 ऑर्डर में. सो -1 to 1 ये आपका क्या बन जाएगा कॉलम. रो से क्या बन जाएगा कॉलम. एंड द नेक्स्ट रो विल बिकम कॉलम अगेन. सो दिस इज Q. नाउ व्हाट इज योर P? 3, 4, -1, 2, 0, 1. We have to find P minus Q, not Q minus P. So 3 minus -1 कितना हो जाएगा 4. 4 minus 1 कितना हो जाएगा 3. -1 -2 कितना हो जाएगा -3. 2 -2 0. 0 -1 -1. 1 -3 -2. Let's check if we have any option like this. Yes, B option is the same. Just check everyone, is it clear? So P minus Q करना है, Q minus P मत करिएगा, you will get the wrong answer. Okay, now let's move on to the next. We have to find the order and degree of the differential equation. Now order क्या होता है? The highest order derivative present. So which is second order. So your order is 2. Degree क्या होता है? The highest power of the highest order. सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है और इसका हाईएस्ट पावर एक ही टर्म है तो उसी का पावर लेंगे. सो 1. सो दैट इज बी ऑप्शन. रिमेंबर जो ऑर्डर है उसी का पावर लेना है. अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के दो टर्म्स होते, वन विथ पावर 1 वन विथ पावर 2, तो हम डिग्री 2 लेते. सो योर ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1. सो वी विल चूज ओनली फॉर दिस. ओके. नाउ assertion reason क्वेश्चन है. सो assertion reasons you know A B C D 4 ऑप्शंस हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं एंड वी हैव टू मार्क द करेक्ट वन. तो पहले हम इंडिविजुअलिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स चेक करते हैं assertion reason के लिए. तो assertion क्या है हमारा? The effective rate of interest equivalent to the nominal rate of 6% when compounded continuously is this. तो ये आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि e raised to 0.06 minus 1 is how much. So I have already checked it कि it is correct. Okay. e जी रेज टू 0.06 का वैल्यू आपको दिया नहीं गया. फॉर यू इट माइट बी लिटिल टफ बट अदरवाइज 2.71828 ये ई का वैल्यू है एंड यू कैन चेक इट विद दिस. ओके. नाउ द रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव रेट एंड नॉमिनल रेट, इज दिस करेक्ट रिलेशन? जस्ट चेक दैट. So yes, this is also correct relation. This is also true. So both are true. And based on this formula only, we are calculating this value. So this is also correct. So we have both A and B are correct and it is a correct explanation. अगर formula wrong होता
या आपका ऊपर का वैल्यू रॉन्ग होता तब आप मार्क करते उसको रॉन्ग। सो अभी हमारा करेक्ट फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला विच वी यूज फॉर न्यूमेरिकल्स एज वेल, सो इट इज ऑप्शन ए। Now this is based on matrices. So assertion is given to you, a matrix is there, ए आई जे, आई अगर जे के इक्वल है तो वैल्यू क्या है m, और इट इज जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। सो लेट्स अज्यूम टू ऑर्डर मैट्रिक्स। सो अभी हम A11 A12 A21 A22 ऐसे करके लिख सकते हैं। आई और जे अगर इक्वल है तो वैल्यू m है, आई और जे अगर इक्वल नहीं है तो वैल्यू जीरो है। सो दिस इज व्हाट आई गेट। I can take m common from the matrix and my matrix becomes like this. So now कुछ भी हो m का वैल्यू, every time you can take m common, every time it will turn out to be an identity matrix. Just see this concept. So every identity matrix is not a scalar matrix. Is this statement correct? No. This is wrong. Every identity matrix is a scalar matrix. वो scalar वन भी हो सकता है, अगर 1001 है, वन is your scalar. Okay, 2002 है तो टू is your scalar. So reason is wrong. Okay, but first statement is correct. It is an identity matrix if m is 1. This is correct. अगर m 1 है तो it will become in an identity matrix. So C option is correct, A is true, but R is false. So this was from matrices, right? So remembering and understanding the, so it was from matrices. Correct? So I hope you all have understood it well. So all the best to you for exams. So do like, share and subscribe.